सो हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो अगर मैं बात करूं हेरिडिटी शब्द का, तो इस हेरिडिटी शब्द का मतलब होता है वो ट्रेट्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं, वही हेरिडिटी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। The branch of science that deals with heredity and variation is known as genetics। तो ये जो चैप्टर है क्लास 10th का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये जेनेटिक्स पार्ट में आता है और वो साइंस का ब्रांच जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन से डील करता है उसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जो हमें मिलते हैं, वो हमारे ट्रेट्स होते हैं। अच्छा, बात करें अगर हम ट्रेट्स की, तो ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपका जो हेयर कलर है, आपकी जो आई कलर है, आपकी जो हाइट है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारे के सारे जो हैं वो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं। कहते हैं ना कि लड़का जो है या जो ऑफस्प्रिंग है वो मम्मी पे गई है या पापा पे गई है। तो ये जो कहने के पीछे जो कारण होता है वो ऐसा होता है कि उसका जो ऑफस्प्रिंग है, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है जो दिख रहा होता है, वो या तो मम्मी से आइडेंटिकल होता है या फादर से आइडेंटिकल होता है। तो वही हेरिडिटी है। अब बहुत सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए हेरिडिटी के, तो इन द मोस्ट सिंपल टर्म हेरिडिटी मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ फ्यूचर from one generation to next generation. Next point is variation. The difference in the character or trait among the individual of species is called variation. जैसे कि आपने देखा होगा कि हम होमोसेपियंस हैं और होमोसेपियंस जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं। तो जो अमेरिका के जो ह्यूमंस हैं वो अफ्रीका के ह्यूमंस से काफ़ी अलग हैं। अगर मैं बात करूं तो अमेरिकन जो होते हैं उनका जो स्किन कलर है थोड़ा सा फेयर होता है, और जो अफ्रीकन्स होते हैं उनका स्किन केयर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, डार्क साइड होता है। तो ये जो वेरिएशन आता है हमारे ह्यूमंस में, यही सारी चीज़ें जो है वेरिएशंस होती हैं। और थोड़ा सा वेरिएशन में बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि जो चाइनीज़ पीपल होते हैं उनकी आंखें थोड़ी छोटी छोटी होती हैं, और अगर मैं इंडियंस की बात करूँ तो उनकी आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं। बात करें अगर कोरियंस की और इंडियंस की, तो कोरियंस में तुम देख के बता सकते हो कि ये जो सामने वाला ह्यूमन है, जो बंदा है, वो आखिर कोरियन है या इंडियन है। तो यही वेरिएशन है। देख लेते हैं एक बार एग्जांपल्स। पीपल हैव डिफरेंट हाइट, डिफरेंट हाइट्स होते हैं पीपल के, टाइप ऑफ हेयर, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ चिन एंड फ्री ईयरलोब एंड अटैच्ड ईयरलोब। आपने ये बहुत ज्यादा नोटिस किया होगा कि जो ईयरलोब होता है वो ईयरलोब वो पार्ट है जहां पर औरतें झुमका या ईयर रिंग्स पहनती हैं। तो किसी किसी के ईयर लोब्स होते हैं वो अटैच होते हैं, किसी किसी के ईयर लोब्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। आपको अगर फिगर देखना है तो एनसीईआरटी की बुक को रेफर कर सकते हैं, वहां पे फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब का फिगर बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीसीज। आखिर ये जो वेरिएशंस आए ह्यूमंस में, डिफरेंट ऑफ हाइट आया, टाइप ऑफ हेयर आया, शेप ऑफ नोज आया, शेप ऑफ चिन आया, फ्री ईयर लोब्स आए, अटैच्ड ईयर लोब्स आए। आखिर ये आया क्यों, और अगर ये आया तो इसका क्या एडवांटेज है उन स्पीसीज में। तो वेरिएशन टू अ स्पीसीज इंक्रीजिंग द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये जो वेरिएशंस आते हैं हमारे ह्यूमन स्पीसीज में या और भी किसी स्पीसीज में, वो हमारे सर्वाइवल के चांस को इंक्रीज कर देते हैं। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे। द वेरिएशन टू अ स्पीसीज इंक्रीजेज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। थोड़ा सा इस पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो चाइनीज पीपल होते हैं उनकी आंखें थोड़ी छोटी होती है। इसके पीछे जो मेजर कारण होता है, या जो नॉर्थन पार्ट के जो हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर के जो पीपल्स हैं उनकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी छोटी होती है। इसका मेजर कारण ये था कि पहले के टाइम पे क्या था कि आइस एज हुआ करता था, चारों तरफ बर्फ हुआ करती थी, और बर्फ जो है वो व्हाइट कलर की होती है। और व्हाइट कलर जो है जब सनरेज उस व्हाइट लाइट पे पड़ती थी तो काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती थी और आई को डैमेज करती थी। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन होने के कारण
उन स्पीसीज में, उन ह्यूमंस में वेरिएशन पाया गया कि उनकी आंखों का जो साइज था थोड़ा छोटा होने लगा। क्यों छोटा होने लगा? छोटा इसलिए होने लगा कि अगर साइज छोटा होगा तो लाइट कम एंटर कर पाएगी, और लाइट कम एंटर कर पाएगी तो कम डैमेज दे पाएगी। इसीलिए जो उधर के लोग हैं उनकी जो आई कलर है वो थोड़ा, आइज जो है वो छोटी होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर ह्यूमंस। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं इन्हीं वर्ड्स के पीछे पूरा जो हमारा चैप्टर है वो रिवॉल्व कर रहा होगा। तो इन वर्ड्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये पेपर में आएंगे? नहीं, ये वर्ड्स पेपर में नहीं आएंगे। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये हम लोग जब डेफिनेशन क्रिएट कर रहे होंगे और आगे हम कुछ चैप्टर में जब हम चीजें पढ़ रहे होंगे तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है काफी। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने क्रोमोसोम के बारे में। तो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन। फिलहाल आप इसको, इन डेफिनेशंस को सिर्फ बैठ के याद करेंगे, रट्टा मारेंगे। हम इन डेफिनेशंस, इन क्रोमोसोम्स एक्चुअल में होता कैसा है, दिखता कैसा है, ये आगे हम चैप्टर में जानेंगे। इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीन्स के बारे में। Genes are actually unit of heredity which transfer characteristics or trait from parent to their offspring during reproduction। तो जो जीन है वो एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जो हमारे ट्रेट्स हैं। ट्रेट्स मैं बार बार रिवाइज बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ। ट्रेट्स का मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि पेरेंट्स से बच्चे को क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो पेरेंट्स से बच्चे को टाइप ऑफ हेयर, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ चिन, आपका जो हाइट है ऑफस्प्रिंग का वो कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा ऑफस्प्रिंग का, ये सारी की सारी जो है वो उनके पेरेंट्स पर डिपेंड करती है। तो जीन्स में बात कर लेते हैं। जो जीन्स होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है डोमिनेंट जीन और दूसरा होता है रिसेसिव जीन। ये जो शब्द डोमिनेंट है इसके बारे में अगर मैं बात करूं, जो शब्द डोमिनेंट है इसका मतलब ये होता है, डोमिनेंट मतलब हावी होने वाला है ना। होता है कि एक पर्सन जो होता है वो काफी डोमिनेंट होता है, और एक रिसेसिव होता है ये कम हावी होने वाला। एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा इसको मैं, कि जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में प्रिंसिपल जो होते हैं, जब होते हैं तो वो अपना सारे ऑर्डर्स मनवा रहे होते हैं, वो डोमिनेट कर रहे होते हैं सभी के ऊपर। सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स जो हैं प्रिंसिपल के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। सपोज करो कि किसी दिन प्रिंसिपल एब्सेंट हो जाता है, तो जिस दिन प्रिंसिपल एब्सेंट हो जाएगा या तो उस दिन आपका क्लास मॉनिटर वर्क करेगा, या टीचर आपको ऑर्डर्स दे रही होंगे स्टूडेंट्स को, या वाइस प्रिंसिपल ऑर्डर दे रही होंगी, स्कूल की सारी चीजों को चला रही होंगी। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल आएंगी फिर से वो हावी हो जाएंगे और उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाएगा। तो सेम कहानी हमारे जीन्स में भी होती है। डोमिनेंट जीन, द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस of an organism even in the presence of an alternative gene is known as dominant gene। सपोज करो कि आपके पास दो जीन्स आए कि भाई आपकी जो मम्मी की हाइट है, जो मदर की हाइट है, मदर पेरेंट की जो हाइट है वो छोटी है, और फादर पेरेंट की हाइट है वो टॉल है। अगर मदर पेरेंट की हाइट छोटी है और फादर पेरेंट की हाइट टॉल है, तो जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर जो जीन्स आएंगे वो दोनों ही के ही जीन्स आएंगे। एक टॉल वाला जीन फादर से आएगा और टॉल वाला जीन ड्वार्फ वाला जीन मदर से आएगा। तो जो अपीयरेंस है, जो चाइल्ड का अपीयरेंस है वो टॉल होगा। वो टॉल इसलिए होगा क्योंकि टॉलनेस जो होता है वो डोमिनेंट जीन होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्वार्फनेस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं रिसेसिव जीन के बारे में। रिसेसिव जीन, the gene which can decide the appearance of an organism only in the presence of another identical gene is called recessive gene। इसको फिर यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं। जब हम आगे चैप्टर्स करेंगे तो हम आगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जीनोटाइप, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप है, ये बताता है कि आखिर वो जो कोई ऑफस्प्रिंग टॉल है या ड्वार्फ है उसके पीछे का कारण क्या है। तो जो कैपिटल टी और कैपिटल टी अगर जीन है हमारे पास तो प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉलनेस इज डोमिनेंट जीन।
अगर उसके पास कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, स्मॉल टी मतलब समझिए कैपिटल टी डिनोट करता है टॉलनेस को और स्मॉल टी डिनोट करता है ड्वार्फनेस को। टॉलनेस से मतलब है मेरा लंबाई और ड्वार्फनेस से मतलब है बौनापन या छोटा होना। तो अगर उस पर्टिकुलर स्पीसी के पास टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों का जीन है तो जो अपीयरेंस आएगा वो टॉलनेस का ही होगा, क्योंकि टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट जीन है। अगर उसके पास ड्वार्फ का जीन है और ड्वार्फ का जीन है और टॉल वाला जीन प्रेजेंट नहीं है तो जो प्लांट होगा या जो पौधा होगा या जो स्पीसीज होंगी उसका भी जो साइज होगा, हाइट होगा, वो कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। ठीक है। अच्छा, ये टॉल क्यों नहीं हो सकता? ये टॉल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास कैपिटल टी यानी टॉलनेस का जीन ही प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि टॉलनेस का जीन ही प्रेजेंट नहीं है तो ये ड्वार्फ होगा प्लांट। अच्छा, थोड़ा सा एक बार हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिसेसिव और डोमिनेंट जीन का। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब कैपिटल टी है और कैपिटल टी है तो प्लांट कैसा है? टॉल है। और जब कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो भी प्लांट कैसा है? टॉल ही है। यानी टॉलनेस कैसा है? डोमिनेंट जीन है और ड्वार्फनेस कैसा है? रिसेसिव जीन है। डेफिनेशन को एक बार और पक्का करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन ये कहता है कि डोमिनेंट जीन अगर आ गया तो वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, और रिसेसिव जीन क्या कहता है? जब डोमिनेंट जीन एब्सेंट होगा तब वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। तो यहां पर कैपिटल टी तो है नहीं, एब्सेंट है, तो इसीलिए ये ड्वार्फनेस का एक्सप्रेशन शो कर रहा है। यहां पर ड्वार्फनेस वाला जीन था फिर भी प्लांट टॉल हुआ, वो इसलिए क्योंकि टॉलनेस जो है रिसेसिव जीन नहीं है, डोमिनेंट जीन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिनोटाइप के बारे में। द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। फिनोटाइप को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं, दो पौधे खड़े हैं तो आप देख के बता सकते हैं कि एक पौधा छोटा है और एक पौधा बड़ा है। तो जब ऊपर ऊपर से देख करके सिर्फ बाहर से एनालाइज करके हम बता देते हैं कि आखिर ये जो पौधा है दोनों में क्या डिफरेंस है, आप देख के बता सकते हो कि एक पौधा पे पीले फूल आ रहे हैं, एक पौधे पे हरे फूल आ रहे हैं, एक पौधे पर फल लगा है, दूसरे पौधे पर फल नहीं लगा है, एक पौधे की हाइट छोटी है, दूसरे पौधे की हाइट बड़ी है, एक पौधे का तना थोड़ा मोटा है, दूसरे पौधे का तना थोड़ा पतला है। तो ये जो ऊपर ऊपर से जो अपीयरेंस दिख रहा होता है इसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। और इस फिनोटाइप के पीछे जो कारण होता है उसको कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं। ये जो F1 जनरेशन है और ये जो शब्द F2 जनरेशन है, ये दोनों शब्द जब हम मेंडल का पी प्लांट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें यूज होगा। तो बस फिलहाल समझ लीजिए, व्हेन टू पेरेंट क्रॉस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, ये जो शब्द प्रोजेनी है, इस प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग। जो होने वाला चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसको कहते हैं प्रोजेनी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस प्रोजेनी का मतलब तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में ऑफस्प्रिंग भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। Then their progeny is called first filial generation or F1 generation. F stands for filial. ये जो F शब्द है, इस F का मतलब होता है filial. Filial मतलब जो अपने पेरेंट्स से आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, उसको कहते हैं filial. ठीक है। तो हुआ क्या, when two parents cross to produce प्रोजेनी, जब दो पेरेंट्स आपस में मेट करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उनका जो प्रोजेनी होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, then their progeny is called first filial generation. तो उसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। और F2 जनरेशन बात कर लेते हैं। F2 जनरेशन का क्या मतलब है? when the first generation progeny cross among themselves to produce second progeny, then this progeny यानी offspring is called second filial generation और F2 जनरेशन। इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में एक्चुअल में ये पी प्लांट एक्सपेरिमेंट का F1 और F2 जनरेशन है। हम ह्यूमन से रिलेट करके बताते हैं, ज़्यादा रिलेटेबल होगा। अगर मैं बात करूं कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो आपके दादाजी थे और दादी जी थी, जब दोनों ने आपस में क्रॉस किया तो आपके फादर आए। ठीक है। तो आपके जो फादर हैं वो फर्स्ट जनरेशन के हैं, और आप जो हैं, जो आपके फादर हैं, आप फादर और मदर ने जब आपके क्रॉस किया है ना, रिप्रोड्यूस किया, तो आपका जन्म हुआ। तो आप कौन सी जनरेशन है? सेकंड जनरेशन है। तो सेम वही कहानी है। जब मेंडल पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने उस वक्त जो पौधों का क्रॉस करवाया था वो पेरेंट्स थे, और उन पेरेंट्स से होने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स थे, जो प्रोजेनिस थे, वो फर्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी कहलाए।
और जब ये फर्स्ट जनरेशन वाले प्रोजेनी जब मैच्योर हुए, जब मेट करने लायक हुए, जब इन्होंने आपस में क्रॉस किया, तब इनसे जो प्रोजेनी प्राप्त हुए, जो हमें ऑफस्प्रिंग मिले, वो सेकंड जनरेशन के प्रोजेनी थे, इसलिए उन्हें F2 जनरेशन का प्रोजेनी कहा गया। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं भी समझ में आया है तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे पी प्लांट एक्सपेरिमेंट, तो आपको F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के बारे में टोटली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइब्रिड का क्या मतलब है। अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस और ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट इज नोन एज हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है वो दो टाइप का होता है, एक मोनो हाइब्रिड और एक डाई हाइब्रिड। इन बातों को हम लोग और डिटेल में देखेंगे जब हम मेंडल का पी प्लांट एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। मैं एक बार आपको सारे नोट्स शो कर देता हूं ताकि आप इसे कॉपी कर पाए। देखिए, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो पेन पेपर लेके बैठिए, साथ साथ में नोट्स बनाइए और चीजें क्लियर करते जाइए। और ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन पे बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यही इंपॉर्टेंट हैं जो आगे आपके डेफिनेशंस को क्रिएट करेंगे, जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। इतना टॉपिक करने के बाद हम एनसीईआरटी के कुछ ब्लू बॉक्स क्वेश्चन कर लेते हैं जो इन बेसिस पर आ रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ अ ट्रेट ए, ट्रेट मतलब जो आपको पेरेंट से आपके ऑफस्प्रिंग को मिलते हैं, क्या क्या आप मिलते हैं ट्रेट्स, एक बार रिवाइज करेंगे। हेयर कलर हो गया, आपका स्किन कलर हो गया, हाइट हो गया, फेशियल शेप हो गया, यानी शेप ऑफ चिन हो गया, शेप ऑफ नोज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं। Exist in 10% of population of an asexually reproduction species and trait B exist in 60% of the same population. Which trait is likely to have arisen earlier? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेट ए है जो 10% पॉपुलेशन में पाया गया, वो भी असेक्सुअली रिप्रोडक्शन स्पीसीज में। और ये जो शब्द असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, इस वर्ड को हम लोगों ने जब चैप्टर किया था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो हमने ये दो शब्द होते हैं एक्चुअल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हमने काफी डिटेल में किया था, वो नहीं किया है तो वो एक जाके देख सकते हैं आप लोग कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, और ट्रेट बी जो है वो 60% सेम पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। तो बताइए कौन सा ट्रेट सबसे पहले आया होगा। देखते हैं। इन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ट्रेट बी हैव ओरिजिनेटेड अर्लियर। जाहिर सी बात है, अगर कोई ट्रेट 60% पॉपुलेशन में पाया जा रहा है और वही ट्रेट कोई ट्रेट बी ओनली 10% पॉपुलेशन में पाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 60% वाला पहले आया होगा। द वेरिएशन इन पॉपुलेशन आर ओनली ड्यू टू इनएक्यूरेसीज ऑफ डीएनए कॉपी। तो बात कर लेते हैं एक बार कि आखिर वेरिएशन आता क्यों है। तो जो वेरिएशन आ रहे होते हैं वो डीएनए में कॉपी करने में जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, उसकी वजह से वेरिएशंस आ रहे होते हैं। सपोज करो कि जो डीएनए था उसके अंदर 4 कोड्स थे जो कॉपी करने थे उसको, तो वो 3.5 कोड ही कॉपी कर पाया। तो जो 3.5 कोड है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एकदम अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होता है। ठीक है, एकदम जब मैं आइडेंटिकल कहता हूं यानी एकदम क्लोन नहीं होता है ना। क्लोन शब्द जो है उसका मतलब ये होता है कि डिट्टो कॉपी पेस्ट, एकदम सेम टू सेम। जैसे आपके फादर की नोज है सेम टू सेम, वैसे ही आपकी भी नोज होगी। जैसे आपके फादर की या मदर की आईज है सेम टू सेम, आपकी भी नोज या फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए जब कॉपी कर रहा होता है, जब क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तो वो सारे डेटा कॉपी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कुछ इनएक्यूरेसीज रह जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। तो वो कॉपी नहीं हो पाने के कारण हमारे पॉपुलेशन में क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब 60% कोई ट्रेट किसी पॉपुलेशन में है तो वो पहले आया होगा और 10% वाला ट्रेट बाद में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। आखिर जो वेरिएशन है वो कैसे सर्वाइवल को प्रमोट कर रहा होता है, इस बात को हमने अभी पहले भी जाना था। द यूजफुल वेरिएशन इन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज विल एनेबल देम टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस एंड न्यू नीड्स।
थस दे विल अनेबल द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। आपने एक वो वाली स्टोरी तो सुनी होगी कि जो जिराफ की गर्दन थी वो हमेशा से लंबी नहीं हुआ करती थी, वो लंबी हुई है इवोल्यूशन के कारण, वेरिएशन के कारण। तो अगर मैं बात करूं कि आखिर ये हुआ कैसे था, तो पहले के टाइम पे जो जिराफ की गर्दन थी वो काफ़ी छोटी थी, इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता, इवोल्यूशन हुआ, जो प्लांट की हाइट थी, जो पौधों की हाइट थी, क्योंकि जो जिराफ होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, वो पत्तों पर जिंदा रहते हैं प्लांट्स के। तो धीरे धीरे प्लांट्स की हाइट बढ़ने लगी। तो वही जिराफ जिंदा रह पाए जिनकी हाइट रिस्पेक्टिवली थोड़ी सी बड़ी थी। जब ज़्यादा बड़े जिराफ ने आपस में मेट किया तो उनका जो ऑफस्प्रिंग था, उनके भी नेक का जो साइज था वो काफ़ी बड़ा था। जब उन्होंने आपस में फिर से मेट किया तो और बड़ा गर्दन मिला। जब उनके ऑफस्प्रिंग ने और फिर से मेट किया, रिप्रोड्यूस किया, तो और बड़ा गर्दन मिला। और ऐसे ही मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो जिराफ की गर्दन थी लंबी हो गई और इसने उनके सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर दिया। सो हेलो एवरीवन, तो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, साथ साथ नोट्स बनाइए, चीज़ें क्लियर करते रहिए, लिखते रहिए और समझते रहिए कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, आखिर ये क्या काम किया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपके इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, जैसे कि एवोल्यूशन वाला टॉपिक हटा दिया गया है, स्पीसीएशन वाला टॉपिक हटा दिया गया है। तो बच कुछ के सिर्फ यही एक टॉपिक बचता है जो पी प्लांट एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस आने के आपके पेपर में पूरे चांसेस हैं। तो इट विल बी बेटर कि आप चीज़ें ढंग से समझें और क्लियर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। तो ये जो पी प्लांट एक्सपेरिमेंट था ये शुरू किया गया था ग्रेगोर जॉन मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट है। तो टॉपिक का जो हेडिंग है वो क्या है, मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। ये जो शब्द इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत में मिली हुई चीजें। फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो फादर हैं या आपके जो दादाजी हैं वो 200 बीघा जमीन छोड़ के गए हैं आपके लिए, तो आपको वो जो जमीन है वो जो मिलेगी वो आपको विरासत में मिलेगी। और अगर बायोलॉजी के टर्म से बात की जाए तो सेम कहानी, जो ट्रेट्स आपको आपके पेरेंट्स से मिल रहे होते हैं, ट्रेट्स कौन कौन से आपको ऑफस्प्रिंग को अपने पेरेंट्स से मिल रहे होते हैं, बताइए एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, साथ साथ बोलिए। हेयर कलर मिलता है, स्किन कलर मिलता है, बॉडी की हाइट मिलती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें आपके डीएनए में कोडेड रहती हैं। तो वो वही डीएनए जब ऑफस्प्रिंग को मिलता है तो वो ट्रेट्स के तौर पर उस ऑफस्प्रिंग में काम कर रही होती हैं। और क्या क्या मिलता है, और आपका फेशियल शेप कैसा होगा, है ना। कहते हैं ना कि जो मदर है या जो फादर है वो बिल्कुल बच्चे से रिलेट कर रहे हैं, यानी जो बच्चा है वो अपने या तो मम्मी पे गया है या तो पापा पे गया है। चलिए तो एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। द मेंडल वॉज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इस बात को याद रखेंगे, जो साइंटिस्ट ग्रेगोर जॉन मेंडल थे उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और ये जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये जेनेटिक्स ब्रांच के अंदर ही आता है। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल 1882 में उनका जन्म हुआ और 1884 में वो स्वर्गवास हो गए। द स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था शुरू किया वो प्लांट की ब्रीडिंग पर और हाइब्रिडाइजेशन पर। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने एक्चुअल में 3 लॉ दिए। वो जो पहला लॉ था दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सॉरी। तो ये जो लॉस थे, इन्हीं लॉस के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बनाए। तो अगर मैं पहले बात करूं तो ये जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों मिला करके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बनाया दैट इज मोनो हाइब्रिड पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मिला करके उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट बनाया दैट इज डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस ऑफ पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग बात करते हैं आखिर कैसे कैसे चीज़ें क्लियर हुई। पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड जानेंगे एंड देन डाई हाइब्रिड के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हाइब्रिड क्या होता है वो हमने जाना था इंपॉर्टेंट वर्ड्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देखिए, फिर इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो मैंने में आपकी सवाल तो उठाई होगा कि आखिर जो मेंडल थे वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, तो वो कोई सा भी एक्सपेरिमेंट
ले सकते थे, उन्होंने पी प्लांट एक्सपेरिमेंट ही करना क्यों चाहा? वो आखिर अमरूद के पेड़ के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे या किसी दूसरे पौधे के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, आखिर पी प्लांट का ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्यों किया? इसके पीछे कारण क्या था? तो क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मेंडल चूज द पी प्लांट? पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज पाइसम सेटाइवम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। आखिर मेंडल ने पी प्लांट का ही एक्सपेरिमेंट क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? तो फर्स्ट पॉइंट इज पी प्लांट हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस विच वर इजी टू टेल अपार्ट। जो पी प्लांट है उसके पास नंबर ऑफ डिफरेंसेस होते हैं जो आगे बताने में हेल्प करेंगे, जैसे कि टॉल पी प्लांट होता है, ड्वार्फ पी प्लांट होता है। पी प्लांट के पास राउंड येलो सीड्स भी हो सकते हैं और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो है क्लियर कट डिफरेंसेस हैं जो हेल्प करते हैं मेंडल को एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने में। सेकेंड पॉइंट इज पी प्लांट वर सेल्फ पॉलिनेटिंग इन नेचर। तो पी प्लांट कैसे होते हैं? सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं। जब हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर किया था तो वहां पर हमने जाना था पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में आपको पता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जब आपका एंथर का पॉलन ग्रेन डायरेक्ट स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ विंड इन सेम फ्लावर, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? जब किसी का एंथर ऑफ डिफरेंट फ्लावर किसी डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा से जाकर के मीट कर जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो पी प्लांट्स होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं नेचर में, तो इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। पी प्लांट हैव शॉर्ट टाइम स्पेंड टू मैच्योर। पी प्लांट जो है वो शॉर्ट टाइम में मैच्योर कर जाते हैं। जैसे आपने आज पी प्लांट लगाया तो आज से 2 महीने बाद उसके अंदर पीस आना शुरू हो जाएंगे। तो शॉर्ट टाइम स्पैन होता है, क्योंकि देखिए अगर वो अमरूद के पेड़ के ऊपर कर रहे होते तो अमरूद का पेड़ तो उन्हें उगाने में आराम से 3-4 साल लग जाते, है ना। तो काफी लंबा चला जाता है एक्सपेरिमेंट। वो नहीं चाहते थे कि उनका एक्सपेरिमेंट ज्यादा लंबा खींचे, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। तो 3 मेजर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन क्या है कि आखिर पी प्लांट लेने के पीछे क्या कारण है? रिवाइज करेंगे कैसा कि पी प्लांट हैज अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस। दूसरा, पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है नेचर में। तीसरा, वो शॉर्ट टाइम स्पैन में मैच्योर कर जाता है, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट का ही एक्सपेरिमेंट लेना शुरू किया। चलिए फिर से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट में हेल्प करने वाले हैं। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, इस शब्द का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द मोनो है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइब्रिड मतलब होता है जो डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट सीड्स से मिलाकर के चीजें बनाई जाती हैं। इनहेरिटेंस यानी विरासत में मिलने वाली चीजें। तो डेफिनेशन क्या कहता है? द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर। यदि आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सिर्फ एक ही कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के लिए किया था तो उसमें पहले क्या हुआ? हाइट ऑफ पी प्लांट ही ट्रांसफर हुआ। यानी अगर मम्मी का हाइट छोटा है और फादर पी प्लांट का हाइट बड़ा है, ये कहना वैसे गलत होगा कि मदर पी प्लांट और फादर पी प्लांट, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कह रहे हैं। तो यदि फादर पी प्लांट का हाइट छोटा है और मदर पी प्लांट का हाइट बड़ा है या वाइस वर्सा है, उल्टा या अपोजिट है, तो ये जो हाइट वाला ट्रेट अगर ट्रांसफर होता है तो इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस बात को याद रखेंगे कि मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में हाइट ही ट्रांसफर हुई थी अपने ऑफस्प्रिंग में। और डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस यानी 2 कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे अपने ऑफस्प्रिंग में। कौन कौन से थे वो 2 कैरेक्टर? सीड का शेप और सीड का कलर। तो एक्चुअल में ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो है, साथ में ये मेंडल के 2 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी हैं। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट एंड डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, और यहाँ पर ये कंप्लीट करते ही मेंडल का एक्सपेरिमेंट समाप्त हो जाएगा। और फिर एंड में चैप्टर के कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे जो नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वहाँ पर चैप्टर फिर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। तो ये जो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस है, एक्सपेरिमेंट है, ये F1 जनरेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें कि मेंडल फर्स्ट क्रॉस का मतलब है कि आपस में इन्होंने एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करवाया, मेट करवाया।
मेंडल फर्स्ट क्रॉस, ये जो इंपॉर्टेंट शब्द है प्योर ब्रीड टॉल, प्योर ब्रीड ये शब्द है, इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे आगे। पी प्लांट विद प्योर ब्रीड ड्वार्फ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। आखिर यहाँ पर प्योर ब्रीड का क्या मतलब है? प्योर ब्रीड का मतलब बताते हैं पी प्लांट। ये जो प्योर ब्रीड पी प्लांट है ये और डिटेल में आपको समझ में आएगा जब हम आगे चैप्टर में बढ़ जाएंगे। फिलहाल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो कैपिटल टी और कैपिटल टी है इसको हम लोग कहते हैं प्योर ब्रीड, यानी इसके पास सिर्फ और सिर्फ कैसा जीन है? इसके पास सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला ही जीन है। आखिर अगर मैं इस पी प्लांट की बात करूं तो ये जो एक टी आया होगा, इसका जो ये एक टी वाला जीन है ये इसको अपने पेरेंट्स से मिला होगा, मदर पेरेंट से, और इसका एक टी वाला जो जीन है वो अपने फादर पेरेंट से मिला होगा। तो जब दोनों से ही टॉलनेस वाला जीन मिला तो ये जो आपका ऑफस्प्रिंग है, ये जो अब पेरेंट बन चुका है, वो कैसा हो गया है? टॉल बन गया है। इसके अंदर ड्वार्फ का एक भी जीन प्रेजेंट नहीं है। जब मैं ड्वार्फ का जीन कहता हूं तो स्मॉल टी की बात कर रहा होता हूं, जब मैं टॉल का जीन कहता हूं तब मैं कैपिटल टी की बात कर रहा होता हूं। तो इसके पास दोनों ही टॉल और टॉल वाले जीन्स प्रेजेंट हैं, यानी दोनों ही जब डोमिनेंट जीन होंगे तो उसको प्योर ब्रीड टॉल कहेंगे, और जब दोनों ही रिसेसिव जीन होंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी वाले जीन होंगे, तो उसको प्योर ब्रीड ड्वार्फ पी प्लांट कहेंगे। तो अब समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है इस F1 जनरेशन में, कि जब पेरेंट जनरेशन जब आपस में क्रॉस करते हैं तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी प्राप्त होता है उसको फर्स्ट जनरेशन टॉल पी प्लांट कहते हैं। तो जब टॉल और ड्वार्फ ने दोनों में आपस में क्रॉस किया तो देखा ये गया कि उनके जो ऑफस्प्रिंग थे, 4 ऑफस्प्रिंग निकले वहां से, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग, सेकंड ऑफस्प्रिंग, थर्ड ऑफस्प्रिंग एंड फोर्थ ऑफस्प्रिंग। ये जो सारे के सारे पी प्लांट्स थे वो किस शेप के थे? टॉल, टॉल और टॉल थे। हालांकि इनके पास एक डोमिनेंट जीन और एक रिसेसिव जीन, एक डोमिनेंट जीन और एक रिसेसिव जीन, एक डोमिनेंट जीन और एक रिसेसिव जीन, एक डोमिनेंट जीन और एक रिसेसिव जीन था। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि आखिर डोमिनेंट जीन का क्या मतलब है। डोमिनेंट जीन वो जीन है जो अगर आ गया तो वो कंट्रोल करेगा। डोमिनेंट जीन आपके स्कूल के प्रिंसिपल की तरह है, जिस दिन प्रिंसिपल आएगा उस दिन वो सारे ऑर्डर्स को फॉलो करवाएगा, सिर्फ उसी का बोलबाला रहेगा। और जिस दिन प्रिंसिपल एब्सेंट हो गया उस दिन उससे जो कम लेवल के थे, जो कम ताकतवर थे, जो रिसेसिव थे, जैसे कि वाइस प्रिंसिपल, आपका क्लास मॉनिटर, आपका स्कूल टीचर, वो सारे के सारे कैसे हैं? रिसेसिव जीन की तरह काम करते हैं आपके स्कूल के फंक्शन में। तो जैसे ही आपका टॉलनेस वाला जीन आएगा तो वो इस रिसेसिव जीन को सप्रेस कर देगा और टॉलनेस को शो करेगा। तो यहां पर जितने भी पौधे थे सारे के सारे टॉल हो गए। क्लियर है? अब हम देखते हैं आगे। इस एक्सपेरिमेंट में आगे क्या हुआ, हमें यहाँ पर ये मिला कि नो ड्वार्फ पी प्लांट वर ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट जनरेशन, यानी जब पेरेंट्स ने आपस में क्रॉस किया। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ आपको कि जब पेरेंट जनरेशन ने आपस में क्रॉस किया तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो कैसे थे? टॉल थे। सबकी लंबाई थी, सभी लंबे थे। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि नो ड्वार्फ पी प्लांट वर ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला हमें। तो इसका फर्स्ट जनरेशन मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में जो फर्स्ट जनरेशन वाला था उसका क्या कंक्लूजन निकला कि F1 जनरेशन शोड द ट्रेट ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट, टॉलनेस। जो F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनिस थे उसने सिर्फ एक ही पेरेंट का ट्रेट दिखाया, वो भी टॉलनेस। देखो यहाँ पर 2 ट्रेट्स प्रेजेंट थे। उसका जो एक पेरेंट था उसका हाइट टॉल था और दूसरे पेरेंट का हाइट ड्वार्फ था। देखा क्या गया, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज नजर आई, वो है सिर्फ टॉलनेस और टॉलनेस। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि F1 generation showed the trait of only one parent plant, that is tallness. The trait of other plant, dwarfness, did not
शोड, यानी ड्वार्फनेस जो है फर्स्ट जनरेशन में प्राप्त नहीं हुआ। बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो तुम्हें इंपॉर्टेंट वर्ड्स में जो F1 जनरेशन था उसका मतलब समझ में आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स में हमने किया था कि F1 जनरेशन का क्या मतलब है और F2 जनरेशन का क्या मतलब है। F1 जनरेशन का सिर्फ एक और एक ही मतलब है, जब पेरेंट्स से प्रोजेनी प्राप्त होगा तो वो F1 जनरेशन होगा, और जब F1 जनरेशन मैच्योर हो जाएंगे और वो जब आपस में क्रॉस करेंगे उनसे जो प्रोजेनिस प्राप्त होंगे वो सेकंड जनरेशन के होंगे। सेम आपके दादाजी की तरह, जब दादाजी ने क्रॉस किया तो आपके फादर आए, जब आपके फादर ने क्रॉस किया तो आप आए, तो जो आपके फादर हैं वो फर्स्ट जनरेशन हो गए और आप जो हैं वो सेकंड जनरेशन हो गए। सेम कहानी इस पी प्लांट में भी थी। तो बात करते हैं F2 जनरेशन की। मेंडल क्रॉस्ड द टॉल पी प्लांट ऑफ F1 जनरेशन एंड फाउंड टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट वर ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। उसने देखा कि जब मेंडल ने F1 जनरेशन जो कि पेरेंट्स से प्राप्त हुए थे, फिर दिखाऊंगा आपको, जब पेरेंट्स ने आपस में क्रॉस किया तो F1 जनरेशन प्राप्त हुआ। जब F1 जनरेशन मैच्योर हुए और इन दोनों ने इसमें से किसी दो ने भी जब आपस में क्रॉस किया तब कौन सा जनरेशन आया, तब आपका F2 जनरेशन आया। तो सेम कहानी यही है कि जब F1 जनरेशन वाले पेरेंट बन गए तो अब तब उनसे जो प्रोजेनिस प्राप्त हुए वो कौन से जनरेशन के हुए, वो F2 जनरेशन के हुए। तो F1 जनरेशन में जो जीन्स थे प्रेजेंट वो कैसे थे, टॉल और ड्वार्फ वाले। हालांकि टॉल और ड्वार्फ वाला जीन प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये टॉल था। क्यों? क्योंकि टॉलनेस इज डोमिनेंट जीन। बार बार इस बात को रिवाइज करवा रहा हूं कि टॉलनेस इज डोमिनेंट जीन एंड ड्वार्फनेस इज रिसेसिव जीन। क्लियर है यहां तक? तो जब F1 जनरेशन ने आपस में क्रॉस किया तो देखने को क्या मिला कि एक पौधे के पास कैपिटल टी और कैपिटल टी है, क्योंकि जहां पर कैपिटल टी आ जाएगा वो पौधा कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। जहां पर कैपिटल टी आएगा वो पौधा कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। जहां पर कैपिटल टी आएगा वो पौधा कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। और जस्ट में कैपिटल टी एब्सेंट रहेगा और सिर्फ स्मॉल टी होगा, वो पौधा कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो F1 जनरेशन के पेरेंट ने आपस में क्रॉस किया तो जो F2 जनरेशन बना उसमें 3 पौधे की लंबाई ज़्यादा थी और एक पौधे की लंबाई कम थी, यानी 3 पौधे टॉल और एक पौधा ड्वार्फ निकला। तो इसका क्या कंक्लूजन हुआ, इस कंक्लूजन पर हम लोग बात कर लेते हैं। कंक्लूजन इसका ये निकला कि 3/4 प्लांट वर टॉल एंड 1/4 प्लांट वर ड्वार्फ। यानी टॉल कितने थे, ड्वार्फ कितने थे। टॉल देखो काउंट करते हैं, यहाँ पर काउंट करते हैं फिर से, 1 2 3 आर टॉल एंड एक प्लांट ड्वार्फ है। तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस का अगर मैं रेशियो की बात करूं, टॉल और ड्वार्फ के रेशियो की बात करूं तो 3 पौधे टॉल और एक पौधा ड्वार्फ निकला। इसी रेशियो को मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। क्लियर रखेंगे इस बात को। मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है कि जब F1 जनरेशन ने F2 जनरेशन से F1 जनरेशन ने जब क्रॉस किया तो उनसे जो प्रोजेनी प्राप्त हुए उनमें जो हाइट थी वो कैसी दिख रही है, 3 टॉल और एक ड्वार्फ, इसी को कहते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ही सेड ट्रेट ऑफ ड्वार्फनेस सप्रेस्ड इन द फर्स्ट जनरेशन एंड री इमर्ज इन सेकेंड जनरेशन। और ये बात सही भी है, जो ट्रेट था ड्वार्फनेस का वो सप्रेस यानी दब गया था इन द फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन में हमें ड्वार्फनेस का ट्रेट देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इस फर्स्ट जनरेशन वाले एक्सपेरिमेंट में देखो, ये फर्स्ट जनरेशन वाले एक्सपेरिमेंट में सारे के सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे, कोई भी पौधा ड्वार्फ नहीं था। यानी ड्वार्फनेस जब पेरेंट्स से F1 जनरेशन बना उसमें ड्वार्फनेस नहीं दिखा, लेकिन जब F1 जनरेशन ने आपस में क्रॉस किया उनसे जो F2 जनरेशन आया उसमें ड्वार्फनेस देखने को मिला। तो यही सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ट्रेट ऑफ ड्वार्फनेस सप्रेस्ड इन द फर्स्ट जनरेशन एंड री इमर्ज। ये जो वर्ड री इमर्ज है, इस री इमर्ज का मतलब है कि वापस दोबारा से आया किस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में। थर्ड पॉइंट देखते हैं। मेंडल कॉल्ड दिस सप्रेस्ड ट्रेट, जो भी सप्रेस्ड हो गया था इस ट्रेट, कौन सा ट्रेट सप्रेस हो गया था, ड्वार्फनेस वाला, एज अ रिसेसिव ट्रेट। तो जो ड्वार्फनेस है वो कैसा है, रिसेसिव ट्रेट है। एंड द एक्सप्रेस्ड ट्रेट मतलब जो हमें दिख रहा है, जो एक्सप्रेस हो रहा है, जो उसके एक्सप्रेशंस है, वो कैसा है, टॉलनेस था। इसको हमने डोमिनेंट ट्रेट कहा। तो अगर मैं ट्रेट को बांटू 2 हिस्सों में, 2 टाइप के ट्रेट हो गए हमारे पास, एक रिसेसिव ट्रेट और एक डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट वो है जो डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, रिसेसिव ट्रेट के ऊपर। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। तो यहां से मेंडल का फर्स्ट लॉ आया। मेंडल का
फर्स्ट लॉ आया। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हेन टू पेरेंट विद कंट्रास्टिंग ट्रेट, कंट्रास्टिंग ट्रेट का क्या मतलब है? कंट्रास्टिंग यानी डिफरेंट, आर क्रॉस्ड ओनली वन ट्रेट विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। और ये बात सही भी है। जब दो पेरेंट्स अलग अलग ट्रेट्स के, जैसे आपने इसमें देखा था, एक बार फिर से दिखाऊंगा कि एक पौधा टॉल था, एक पौधा ड्वार्फ था, एक पौधा टॉल था और एक पौधा ड्वार्फ था। जब इन्होंने आपस में क्रॉस किया तो सिर्फ एक ही ट्रेट देखने को मिला, दैट इज टॉलनेस। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है व्हेन टू पेरेंट विद कंट्रास्टिंग ट्रेट, यानी अलग अलग ट्रेट, है ना, यानी अलग अलग ट्रेट। दो ट्रेट देखने को मिले थे, एक हमें मिला था कौन सा, है ना, टॉलनेस और ड्वार्फनेस। जब उन्होंने क्रॉस किया तो सिर्फ एक ही ट्रेट, ओनली वन ट्रेट विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ हमें एक ही ट्रेट मिला, दैट इज टॉलनेस। यही कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इस बात को याद करेंगे। चलिए याद कीजिए मेरे साथ, मैं रिपीट कर रहा हूं, साथ साथ याद करेंगे, बोलेंगे। बोलिए, व्हेन टू पेरेंट्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट are crossed, when two parent with contrasting trait are crossed, only one trait will appear in the next generation। ठीक है, देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर विच अकर इन पेयर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर विच अकर इन पेयर। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर से रिवाइज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, हाइट हो गया, बॉडी शेप हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, स्किन कलर हो गया। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इंटरनल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं जो कि पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। पेयर्स में जो प्रेजेंट होते हैं, ये क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है यहाँ पर। तो अगर कोई बच्चा डार्क है, इसका मतलब ये है कि उनके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट डार्क रहा होगा। क्योंकि अगर मैं कलर्स की बात करूं तो डार्क शेड और लाइट शेड में जो डार्क शेड है वो डोमिनेंट कलर होता है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आखिर ये जो मैं कैपिटल टी से, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी से जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं क्लियर करता हूं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। पहले एक बार मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फिर मैं इसे समझाऊंगा आपको। तो देखते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने पेरेंट जनरेशन से जब क्रॉस करवाया, पेरेंट जनरेशन को क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो क्या मिला हमें, F1 जनरेशन मिला। क्लियर है यहां तक? जब पेरेंट जनरेशन ने क्रॉस किया तो उसे F1 जनरेशन मिला। तो जो पेरेंट जनरेशन था वो कैसा था? पहला एक टॉल प्लांट था और एक ड्वार्फ प्लांट था। क्लियर है यहां तक? एक टॉल प्लांट था और एक ड्वार्फ प्लांट था। टॉल प्लांट कैसा था? प्योर ब्रीड टॉल प्लांट। प्योर ब्रीड टॉल प्लांट तो कैपिटल टी और कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट कैसा था? कैपिटल टी नहीं है उसके पास, स्मॉल टी है और स्मॉल टी है। क्लियर है? जब ये आपस में गैमेट्स में टूटे तो कैसे टूटे? कैपिटल टी और कैपिटल टी में टूटा। और ये कैसे टूटा? स्मॉल टी और स्मॉल टी में। होगा क्या कि भाई जब जो भी ऑफस्प्रिंग होता है उसको एक गैमेट पेरेंट का मिलता है, मदर पेरेंट का, और एक मिलता है फादर पेरेंट का। तो जब इसका एक गैमेट कैपिटल टी यहाँ से आया और एक स्मॉल टी यहाँ से आया, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। क्लियर हो गया? एक गैमेट यहाँ से आया और एक गैमेट यहाँ से आया, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा, एक गैमेट इसका यहाँ से आएगा और एक गैमेट यहाँ से आएगा। अच्छा, बार बार मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, गैमेट। गैमेट का मतलब होता है सेक्स सेल्स। द सेल्स विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमेट्स। ठीक है, ये जो मैंने बोला है आप इसको लिख सकते हैं रिपीट करके। क्या बोला मैंने? द सेल्स विच टेक पार्ट्स इन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमेट्स। और एक स्मॉल टी यहाँ से आया और एक स्मॉल टी कैपिटल टी यहाँ से आया, तो ये 4 ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुए थे हमें किसमें? फर्स्ट जनरेशन में, है ना। तो ये देखो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। क्योंकि कैपिटल टी आया है, और कैपिटल टी कैसा जीन होता है जल्दी बताओ? डोमिनेंट जीन होता है। तो पौधा कैसा दिखेगा? टॉल दिखेगा। ये भी टॉल दिखेगा। जहां कैपिटल टी आ गया वो टॉल हो जाएगा।
और जहां पर कैपिटल टी नहीं आएगा, सिर्फ स्मॉल टी रहेगा, वो ड्वार्फ हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि आखिर ये जो टॉलनेस था ये क्या था, हमने एक शब्द पढ़ा था दैट इज फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या कि ऊपर ऊपर से कैसा अपीयरेंस दिख रहा है, और जीनोटाइप मतलब क्या कि आखिर वो किसकी वजह से हो रहा है। तो ऊपर ऊपर से पौधा कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, फिनोटाइप। फिनोटाइप किसका, ये पेरेंट है तो फिनोटाइप ऑफ पेरेंट, ठीक है। और ये कैपिटल टी, ये जो कैपिटल टी और कैपिटल टी है, यही डिपेंड कर रहा है कि उनके बच्चे कैसे होंगे। तो ये है फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं और अच्छे तरीके से मैंने नोट्स में दे रखे हैं, आप वहां से ले सकते हैं। और ये क्या है, ये गैमेट्स हैं, ठीक है, ये गैमेट्स हैं। और जब इन गैमेट्स ने आपस में क्या किया, क्रॉस किया, जब क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, F1 जनरेशन का जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीन्स, देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी जीन्स है, और ये F1 जनरेशन का ऊपर ऊपर से कैसे दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। तो F1 जनरेशन का ये क्या हो जाएगा, फिनोटाइप। आशा करता हूं यहां तक आपको चीजें क्लियर रही होंगी। अब एक बार हम लोग नोट्स में देख लेते हैं। तो नोट्स में देखते हैं कैसे कहानी चल रही है कि भाई, जब फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, पेरेंट्स ने जब क्रॉस किया तो उन्हें मिला F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में पेरेंट्स कैसे थे, टॉल था एक पेरेंट और एक ड्वार्फ था। और टॉल कैसा था, प्योर ब्रीड टॉल, और ड्वार्फ कैसा ड्वार्फ था, प्योर ब्रीड ड्वार्फ। प्योर ब्रीड टॉल है तो कैपिटल टी और कैपिटल टी जीन्स होंगे, और प्योर ब्रीड ड्वार्फ है पेरेंट तो कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी जीन्स रहे होंगे। जब ये कैपिटल टी और कैपिटल टी टूट गया तो कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों टूटे हैं आपस में, तो गैमेट्स में टूट गए, और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी गैमेट्स में टूट गए। जब इन्होंने आपस में क्रॉस किया तो मुझे F1 जनरेशन का जीनोटाइप मिला, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और F1 जनरेशन का फिनोटाइप कैसा था, फिनोटाइप मतलब समझे, बार बार कह रहा हूँ, फिनोटाइप मतलब कि पौधा ऊपर ऊपर से देखने में कैसा दिख रहा है, बाहर से देख करके जो जो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं वो सारे के सारे फिनोटाइप्स में आते हैं। जैसे कि आपका पौधा अगर हाइट में छोटा है तो आप कहेंगे ये पौधा हाइट में छोटा है, अगर उस पौधे पर लाल फूल आ रहे हैं तो आप कहेंगे उस पौधे में लाल फूल आ रहे हैं, इस पौधे में पीला फूल आ रहा है। जो भी डिफरेंसेस आप ऊपर ऊपर से सिर्फ बाहर से देख करके बता सकते हैं वो फिनोटाइप होता है, और वो डिफरेंस होने के पीछे जो मेन कारण होता है, जो रीजन होता है, वो जीनोटाइप होता है। क्लियर है यहाँ तक। टॉलनेस कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट है, ड्वार्फनेस कैसा है, रिसेसिव ट्रेट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये तो था पेरेंट्स से F1 जनरेशन, इसमें 2 एक्सपेरिमेंट थे ना मेंडल के, है ना। मोनोहाइब्रिड में 2 एक्सपेरिमेंट थे, पहला कैसा, पेरेंट्स से F1 जनरेशन, और दूसरा F1 जनरेशन से F2 जनरेशन। तो उसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। F1 जनरेशन पेरेंट्स से जब F2 जनरेशन प्रोजेनी बनेगा तो F1 जनरेशन कैसा है, फिनोटाइप का फिनोटाइप कैसा था, टॉल प्लांट थे और टॉल प्लांट थे। जब टॉल ने किया तो कैसा बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। गैमेट्स कैसे हैं यहाँ पर, कैपिटल टी स्मॉल टी, टूटेंगे तो जाहिर सी बात है एक कैपिटल टी में टूटेगा, स्मॉल टी में, कैपिटल टी में, एक स्मॉल टी में, ठीक है। तो यहाँ से देखो, एक हमेशा याद रखना, एक सर्कल से हमेशा 2 एरो निकलेंगे, एक सर्कल से हमेशा 2 एरो निकलेंगे, एक सर्कल से हमेशा 2 एरो निकलेंगे, एक सर्कल से हमेशा 2 एरो निकलेंगे। और सुनो कैसे होगा, एक इसमें से गैमेट आएगा और एक इसमें से गैमेट आएगा, याद रखना ये बात। तो जब ये गैमेट्स बने तो कैसा बना, F2 जनरेशन में क्या कहानी थी तुम्हें पता है ना, 3:1 मोनोहाइब्रिड रेशियो कैसा था, 3 पौधे टॉल और 1 पौधा ड्वार्फ। क्लियर है, तो 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। तो बात करें अगर मैं जीनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन, तो जीनोटाइप कैसा है, एक कैपिटल टी, कितने कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कितने कैपिटल टी है, 1। कितने स्मॉल टी और कैपिटल टी हैं, 2। तो कितने ड्वार्फ हैं, 1 ड्वार्फ है। तो ये इसका जीनोटाइप रेशियो हो गया। फिनोटाइप कैसे दिख रहे हैं पौधे, दो ही टाइप के हैं फिनोटाइप, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो 3 पौधे टॉल और 1 पौधा ड्वार्फ। तो ये हो गया हमारा फिनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन, ठीक है। क्लियर होगा। देखिए अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं कि आखिर क्या क्या डाउट्स रह गए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। सो हेलो एवरीवन, तो अब तक हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है ये हम जान चुके हैं, चैप्टर्स की बेसिक नॉलेज हमें हो गई है, जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है,
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने जान चुके हैं, जैसे कि क्रोमोसोम्स, जीन्स, डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, हाइब्रिड, ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। अगर ये शब्द आपके लिए नए हैं तो इन वर्ड्स पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। पहले उन वीडियोस को जाके देखिए, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि उन वर्ड्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट पूरी अच्छे तरीके से हमने पूरी डिटेल में क्लियर कर लिया है। ठीक है, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप साथ साथ नोट्स बनाइए, पेन पेपर लेके बैठिए, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हों। ठीक है, तो और कुछ कुछ जो शब्द आपको भारी लगते हैं, जो डिफिकल्ट लगते हैं, उसका हिंदी मीनिंग भी मैं साथ साथ बोलते रहता हूं, तो आप उसको लिखते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो डाई हाइब्रिड ये जो शब्द है, इस शब्द का मीनिंग होता है दो, और इनहेरिटेंस में है मतलब विरासत में मिली हुई चीजें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो आई कलर है, आपका जो स्किन कलर है, आपका जो हेयर कलर है, हाइट है, बॉडी का शेप है, फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सारी की सारी चीजें आपको आपके पेरेंट्स से मिली हैं। और अगर मैं पी प्लांट में कहूँ तो हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड में देखा था कि मोनोहाइब्रिड में सिर्फ एक चीज उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुई, दैट इज हाइट, और डाई हाइब्रिड में दो चीज उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो गई, दैट इज शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। तो शुरू करते हैं। डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन्वॉल्व्स द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में उनको अपने पेरेंट्स से दो चीजें अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगी, दैट इज शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। शेप में भी दो शेप है हमारे पास, एक राउंड शेप सीड एंड रिंकल्ड शेप सीड। जैसे राउंड शेप सीड को हम लोगों ने, राउंड शेप सीड की जो जीन्स हैं उसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, और रिंकल को स्मॉल आर से डिनोट किया है। येलो कलर को हमने कैपिटल वाई से डिनोट किया है, और ग्रीन कलर को हमने स्मॉल वाई से डिनोट किया है। अच्छा भैया, हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर का इस्तेमाल क्यों किया है? आपको एक चीज क्लियर से पता होगी कि जो कैपिटल वर्ड्स होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जो स्मॉल वर्ड्स होते हैं वो कम पावरफुल होते हैं। पावरफुल कहने से मतलब है कि जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट जीन है और स्मॉल आर रिसेसिव जीन है। उसी तरीके से कैपिटल वाई डोमिनेंट जीन है और स्मॉल वाई रिसेसिव जीन है। अगर आपको नहीं पता है डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन क्या होता है, तो आप पहले उन चीज़ों को क्लियर कीजिए, फिर इस लेक्चर पे आइए। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। चलिए, तो सीड्स में देख लेते हैं। अगर मैं इन चारों सीक्वेंस को मिला दूं तो जो सीड हमें मिलेंगे वो मिलेंगे राउंड येलो सीड। ये जो राउंड है, राउंड का कैसा है हमारे पास कैपिटल आर, तो राउंड 2 कैपिटल आर, येलो मतलब कैपिटल वाई। सेम रिंकल्ड है तो रिंकल्ड के लिए 2 स्मॉल आर, ग्रीन है तो ग्रीन के लिए 2 स्मॉल वाई। आपको ये जीन्स क्लियर हो गए होंगे। ये राउंड येलो सीड के जीन्स कैसे हैं? कैपिटल आर और 2 कैपिटल वाई। रिंकल्ड के लिए देखो, रिंकल के लिए स्मॉल आर इस्तेमाल किया गया है तो स्मॉल आर। ग्रीन के लिए कैसा है? स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। क्लियर है? तो आपको सीड्स के जीन्स क्लियर हो गए होंगे और आपको शेप के भी जीन्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए फर्स्ट केस लेते हैं, बात करते हैं आखिर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल फर्स्ट क्रॉस प्योर ब्रीड, फिर से देखो वही शब्द आ गया, प्योर ब्रीड पी प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड, राउंड येलो कैसा सीड? राउंड येलो सीड विद प्योर ब्रीड पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो सबसे पहले फर्स्ट केस क्या हुआ था? अच्छा, ये रिवाइज करते हैं। जैसे एक बार हमने F1 जनरेशन में क्या किया था, जब पेरेंट्स ने आपस में क्रॉस किया तो F1 जनरेशन आया, और F1 जनरेशन जब मैच्योर हुए और उन्होंने जब आपस में क्रॉस किया तो F2 जनरेशन आया। सेम कहानी इसमें भी चलेगी। जब पेरेंट्स आपस में क्रॉस करेंगे तो उनसे F1 जनरेशन मिलेगा, और जब F1 जनरेशन आपस में क्रॉस करेंगे तो F2 जनरेशन मिलेगा। क्लियर है? तो बात कर लेते हैं पेरेंटल क्रॉस की। तो पेरेंटल क्रॉस में उसने कैसे पी प्लांट्स लिए थे? प्योर ब्रीड पी प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड, राउंड येलो सीड। इस बात को नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, राउंड येलो सीड। और दूसरा कैसा था? रिंकल्ड ग्रीन सीड। ठीक है,
तो फर्स्ट पेरेंट कैसा है, प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड, एंड सेकंड वन इज प्लांट हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड। राउंड येलो सीड के जो जीन्स थे वो कैसे थे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और रिंकल्ड के स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो कैसे थे, है ना। यहां से आप याद कीजिए, देखो ये चीज बनाना आना चाहिए आपको कि आखिर कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैसे आ रहा है। देखो राउंड है, राउंड का जीन याद रखो, राउंड को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, रिंकल्ड को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और येलो कलर को कैपिटल वाई से, और ग्रीन कलर को स्मॉल वाई से। इस बात को याद कीजिए, पहले याद कीजिए फिर लेक्चर प्रोसीड कीजिए। तो राउंड तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, येलो कैपिटल वाई, रिंकल्ड स्मॉल आर, ग्रीन स्मॉल वाई, क्लियर है। जब ये गैमेट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, राउंड येलो, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक। तो इन्होंने आपस में क्रॉस किया, क्रॉस करने पर कैसे कैसे बने हमारे पास राउंड येलो सीड्स मिले, फिर से हमें राउंड येलो सीड मिला, राउंड येलो सीड मिला और राउंड येलो सीड मिला। ये था हमारा F1 जनरेशन, है ना। हम साथ साथ जैसे हम कर रहे हैं हम लोग रिलेट करते जाएंगे मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को भी। उसमें क्या हुआ था कि जब दो पेरेंट्स ने, एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट ने आपस में क्रॉस किया तो सारे जो F1 जनरेशन के पौधे थे वो सारे के सारे टॉल हो गए थे, क्लियर है। सेम कहानी इसमें भी, जब दो प्लांट्स जिनकी सीड्स, एक का सीड राउंड येलो है और एक का सीड रिंकल्ड ग्रीन है, तो सारे के सारे राउंड येलो निकल गए, है ना। ऐसे रिलेट करते हुए चलेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो चीज है, ये जो आर वाई लिखा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये सारे के सारे क्या है, जीन्स हैं। और फिनोटाइप क्या होता है कि ऊपर से कैसा दिख रहा है, ऊपर से राउंड येलो कलर का दिख रहा है तो फिनोटाइप। क्लियर है यहां तक। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या कंक्लूजन मिला। हमें कंक्लूजन ये मिला कि ओनली येलो राउंड सीड वर प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सिर्फ येलो राउंड सीड ही मिले, एंड नो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स वर ऑब्टेन्ड, ठीक है। आगे देखते हैं डोमिनेंट ट्रेट कौन निकला, फिर राउंड शेप डोमिनेंट होगा और येलो कलर डोमिनेंट होगा। रिसेसिव ट्रेट कौन कौन हुआ, रिंकल्ड शेप और कलर में ग्रीन कलर। फिर से रिवाइज करेंगे, शेप में कौन डोमिनेंट है, राउंड शेप। रिसेसिव कौन है, रिंकल्ड शेप। कलर में कौन डोमिनेंट है, येलो कलर। और रिसेसिव कौन है, ग्रीन कलर, ठीक है। चलिए सेकंड केस अब क्या होगा, आप सोच के बता सकते हो, है ना। मोनोहाइब्रिड में क्या हुआ था, पेरेंट ने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन ने क्रॉस किया तो F2 जनरेशन। सेकंड केस में सेम, इसमें भी वैसा है, डाइहाइब्रिड में भी। सेकंड केस में क्या होगा, मेंडल क्रॉस्ड F1 जनरेशन पी प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड बाय सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। ये सेल्फ पॉलिनेशन शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया है, ये जस्ट हमने अभी पहले पढ़ा था कि आखिर मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया, क्योंकि पीस के पास सेल्फ पॉलिनेशन की नेचर होता है, ठीक है ना। एंड ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन, वही कहानी इसने, जब F1 जनरेशन ने क्या किया, क्रॉस किया, F1 जनरेशन ने क्रॉस किया तो जब F2 जनरेशन मिला, ठीक है। तो दीज वर राउंड येलो सीड, और F1 जनरेशन में सारे के सारे सीड्स कैसे थे, राउंड येलो सीड्स थे। तो दीज वर, जब उन्होंने क्रॉस किया तो क्या क्या उन्हें मिला, राउंड येलो सीड भी मिला, राउंड ग्रीन सीड भी मिला, रिंकल्ड येलो सीड भी मिला और रिंकल्ड ग्रीन सीड भी मिला। देखो रिंकल मतलब जो शब्द है इसका मतलब होता है झुर्रियों वाला, ऊपर नीचे से दबाव, ठीक है। मेंडल कलेक्टेड टोटल ऑफ 556 F2 सीड्स। जब मेंडल ने क्रॉस किया तो उसे 556 सीड्स मिले, जिसमें से 315 कैसे थे, राउंड येलो थे। राउंड ग्रीन सीड्स कितने थे, 108 थे। रिंकल्ड ग्रीन सीड्स थे 101 थे। रिंकल्ड ग्रीन सीड्स थे 32 थे। अच्छा, क्या ये चीज तुम्हें याद रखनी है, नहीं, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट इज दिस हाइब्रिड रेशियो, डाई हाइब्रिड रेशियो। जब उन्होंने फिनोटाइप्स के बेसिस पर जब देखा तो 315, 108, 101 और 32 का रेशियो जब लिया तो जो रेशियो आया वो 9:3:3:1 आया। इसी रेशियो को हम लोग डाई हाइब्रिड रेशियो कहते हैं। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मोनो हाइब्रिड रेशियो क्या था, 3:1, और डाई हाइब्रिड रेशियो क्या है, 9:3:3:1। मोनो हाइब्रिड रेशियो किसमें था, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें, और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में। तो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में डाई हाइब्रिड रेशियो, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में मोनो हाइब्रिड रेशियो। क्या था मोनो हाइब्रिड रेशियो, बताइए एक बार। मोनो हाइब्रिड रेशियो है 3:1 और डाई हाइब्रिड रेशियो है 9:3:3:1। इस बात को और क्लियरली देखेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहे होंगे और डिटेल में। द रेशियो ऑफ ईच फिनोटाइप
बार बार शब्द बता रहा हूं, ये जो शब्द फिनोटाइप है, इस फिनोटाइप का मतलब क्या है कि आउटर अपीयरेंस कैसा है, आउटर अपीयरेंस है ना, ऊपर ऊपर से देख करके जो जो डिफरेंसेस तुम बता सकते हो वो सारे के सारे फिनोटाइप होते हैं। उस फिनोटाइप के पीछे जो कारण होता है, जो जीन्स होते हैं, जो जेनेटिक्स अंदर होते हैं, उसको कहते हैं जीनोटाइप। ऑफ द सीड इन द F2 जनरेशन इज 9:3:3:1 नोन एज डाई हाइब्रिड रेशियो। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। अब हम इस चीज को देखेंगे, इस शीट को देखेंगे, और ये जो हमने बॉक्स बना रखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या, F2 जनरेशन बना कैसे? F1 जनरेशन जब पेरेंट बन गए, उन्होंने आपस में क्रॉस किया तो F2 जनरेशन के प्रोजेनिस आए। क्लियर है? तो ये बॉक्स में कैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स को एक बार ध्यान से देखेंगे, और ये बॉक्स फिल करना आपको आना चाहिए। मैं सिखाता हूं कैसे करते हैं ये बॉक्स। गैमेट्स फ्रॉम वन हाइब्रिड, तो एक हाइब्रिड से कैसा गैमेट्स मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये सारे के सारे गैमेट्स हैं। सेम गैमेट्स यहाँ पर हैं। जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो कैसा बनेगा, देखो एक इसने क्रॉस किया इसके साथ, देखो यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, तो कैपिटल आर और कैपिटल आर, वाई है यहाँ भी वाई है, तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई भरा हमने। अब ध्यान दो, कैपिटल आर का मतलब होता है राउंड और कैपिटल वाई का मतलब होता है येलो, स्मॉल आर का मतलब होता है रिंकल और स्मॉल वाई का मतलब होता है ग्रीन। ठीक है, तो याद रखना राउंड कैसा शेप है, डोमिनेट शेप है, तो जहां पर कैपिटल आर दिख गया वहां पर राउंड आएगा ही आएगा, और जहां पर कैपिटल वाई दिख गया वहां पर येलो आएगा ही आएगा। तो देखो राउंड भी दिख रहा है तो राउंड येलो, कैपिटल आर है यहाँ पर राउंड है, कैपिटल वाई है तो राउंड येलो, कैपिटल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई है तो येलो, कैपिटल आर है तो राउंड और कैपिटल वाई है तो येलो। सेम कहानी राउंड येलो। अब ध्यान दो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर से आ गया राउंड, और कैपिटल वाई तो है नहीं तो स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई से कैसा शब्द आ गया, ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें कैपिटल आर दिख रहा है, यहाँ भी कैपिटल वाई दिख रहा है, तो राउंड येलो, कैपिटल आर दिख रहा है, अब तुम्हें कैपिटल आर दिख रहा है, कैपिटल आर से राउंड और स्मॉल वाई से ग्रीन, क्योंकि कैपिटल वाई नहीं है इसका मतलब क्या है कि येलो कलर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर लिखा हुआ है तो कैपिटल आर से राउंड, कैपिटल वाई लिखा है तो येलो, कैपिटल आर से राउंड, कैपिटल वाई से येलो। अच्छा, क्या स्मॉल को नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो डोमिनेट करेगा रिसेसिव ट्रेट के ऊपर। रिसेसिव ट्रेट तभी काम करता है जब डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट ना हो। तो देखो यहाँ पर स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, यहाँ पर तुम्हें कैपिटल आर तो नहीं दिख रहा, तो कैपिटल आर जब नहीं है तो कैसा रहेगा, रिंकल रहेगा। कैपिटल वाई है तो येलो, कैपिटल आर है तो रिंकल्ड, कैपिटल वाई है तो येलो, कैपिटल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई है तो येलो। ठीक है, चलिए कैपिटल आर है तो राउंड और स्मॉल वाई है तो ग्रीन, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है तो येलो और स्मॉल आर है तो रिंकल्ड। ठीक है, कैपिटल आर है तो रिंकल्ड, सॉरी स्मॉल आर है तो रिंकल्ड एंड कैपिटल वाई तो नहीं है यहाँ पर, स्मॉल वाई है तो यहाँ पर ग्रीन। तो अब हम चीजों का काउंट करेंगे। डाई हाइब्रिड रेशियो कैसा था, 9:3:3:1। तो कितने राउंड येलो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राउंड येलो हो गए। कितने हमारे पास राउंड ग्रीन है, तो राउंड ग्रीन एक बार काउंट करेंगे, 1 2 और देख लेते हैं 3, तो 3 राउंड ग्रीन है तो 3 रेशियो आ गया। कितने राउंड येलो हैं या रिंकल्ड येलो हैं, तो रिंकल्ड येलो एक बार काउंट करेंगे, एक रिंकल्ड येलो, एक 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, तो 3 रिंकल्ड येलो। और कितने रिंकल्ड ग्रीन है, तो रिंकल्ड ग्रीन है हमारे पास 1। इस बॉक्स से भी आप डाई हाइब्रिड रेशियो तक पहुंच सकते हैं। चलिए बात करते हैं मेंडल के सेकंड लॉ के बारे में। तो मेंडल का सेकंड लॉ क्या कहता है, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट इन अ क्रॉस simultaneously the factor responsible for each pair of trait are distributed independently to the gamete। ये कहता है मेंडल का सेकंड लॉ। सो हेलो एवरीवन, अब तक के लेक्चर्स में हमने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं कि जो जेनेटिक्स है वो क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जान चुके हैं। हम लोग मेंडल का पी प्लांट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखिए, फिर इस टॉपिक पे आइएगा।
इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए लेक्चर प्रोसीड करते हैं। तो जो लेक्चर के फॉरवर्ड आगे जो पार्ट्स हैं वो ये हैं कि हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी। पहले इन शब्दों का मतलब जानते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो ट्रेट है ये दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स जो शब्द है इसका मीनिंग होता है कि आपको आपके पेरेंट्स से जो भी चीजें विरासत के तौर पर मिल रही हैं उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको आपके पेरेंट्स से क्या क्या चीजें मिलती हैं। मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बायोलॉजिकल टर्म से बात कर रहा हूँ कि आपको आपके पेरेंट्स से क्या मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको आपके पेरेंट्स से हेयर कलर मिलेगा, आपके पेरेंट्स का जो हेयर कलर होगा वो आपको मिलेगा। आपकी आईज कलर डिपेंड करती है आपके पेरेंट्स के आई कलर पर। आपका स्किन कलर डार्क होगा या लाइट होगा ये डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स के ऊपर। हाइट कैसी होगी आपकी, आप ड्वार्फ होंगे या टॉल होंगे ये भी डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स के ऊपर। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये सारी क्या होती हैं? ट्रेट्स होती हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी, आखिर ये चीजें जो हैं कैसे ट्रांसमिट होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो चीजें देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ये कौन कैरी कर रहा होता है? जीन्स कैरी कर रहे होते हैं। हमने चैप्टर्स में अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जीन्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक जीन होता है डोमिनेंट जीन और एक होता है रिसेसिव जीन। क्लियर है? तो डोमिनेंट जीन क्या करता है? डोमिनेट करता है। जब तक डोमिनेंट जीन रहेगा वो अपना काम करेगा, और रिसेसिव जीन कब काम करेगा? जब डोमिनेंट जीन एब्सेंट होगा। ठीक है ना? मैंने आपको एक एग्जांपल से सिखाया था, स्कूल के एग्जांपल से, है ना, कि जब तक आपके प्रिंसिपल आपके स्कूल में प्रेजेंट रहेंगे तब तक वो सारे ऑर्डर्स को फॉलो करवाएंगे, उनके ऑर्डर्स माने जाएंगे। और जिस दिन आपके प्रिंसिपल एब्सेंट हो गए उस दिन या तो आपका स्कूल टीचर ऑर्डर को फॉलो करवाएगा या आप उनके ऑर्डर्स को मानेंगे। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल आ जाएगा वैसे ही आप उनके ऑर्डर्स, टीचर्स के ऑर्डर को फॉलो ना करके प्रिंसिपल के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। जीन्स में सेम वही रहता है। डोमिनेंट जीन क्या करेगा? डोमिनेट करेगा, और रिसेसिव जीन तब काम करेगा जब डोमिनेंट जीन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। The characteristics or traits of a parent are transmitted to their progeny through gene. तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोसोम्स, है ना, हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, अगर आपको नहीं पता है मैं बोल रहा हूं, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसा होता है क्रोमोसोम का? इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? धागे की तरह, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस ऑफ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए। ये सारा किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। इसी डीएनए के ऊपर ये देखो, ये आपको व्हाइट कलर का पेयर मिल रहा होगा। यहाँ पर एक डार्क कलर है, व्हाइट कलर, डार्क कलर, व्हाइट कलर, डार्क कलर। तो ये जो डार्क कलर्स हैं, ये जो व्हाइट कलर्स हैं, ये सारे के सारे जीन्स हैं। इनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है कि आपका जो चाइल्ड है उसका हेयर कलर कैसा होगा, टीथ का कलर कैसा होगा, है ना, आखिर उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पेरेंट्स करते हैं तो ये सारे के सारे जीन्स जो हैं आपके स्पर्म के थ्रू, आपका जो स्पर्म है वो क्या कर रहा होता है? हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन में, जो स्पर्म है वो क्रोमोसोम्स कैरी कर रहा होता है ना। 23 क्रोमोसोम्स ऑफ पेयर जो है आपके पेरेंट्स से, फादर पेरेंट्स से मिलता है, और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपके मदर पेरेंट्स से मिलता है। अब दोनों आपस में मिलकर के 46 पेयर्स बनाते हैं। उससे आपका ऑफस्प्रिंग के अंदर सारे के सारी नॉलेज आ जाती है कि आखिर कैसा होगा ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? तो सेम कहानी। तो ये सारे क्या है? ये जो व्हाइट पेयर्स हैं, ये ब्लैक पेयर्स हैं, ये जीन्स हैं। इन जीन्स के ऊपर कैसा है? जैसे मान लो, जैसे ये जीन फॉर ड्वार्फनेस हो गया, ये जीन फॉर टॉलनेस हो गया, है ना। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन्स है। तो जीन कैसे काम करते हैं? पेयर में काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अ जीन इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम विच कोड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कंट्रोलिंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इसमें काफी मजा आएगा कि हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। कैसे ब्लड ग्रुप हमें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलती हैं। याद रखना एक बात, जो आपके मदर या फादर का ब्लड ग्रुप होगा उन्हीं के बेसिस पर आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में।
देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। हमारे पास टोटल 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम आर कंट्रोल्ड बाय जीन। अच्छा, जैसे अभी हमने पढ़ा था जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो ऊपर ऊपर से ब्लड ग्रुप कैसा दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, तो ये सारे के सारे क्या है, फिनोटाइप है। ये जो ब्लड ग्रुप्स है, जिन जीन्स की वजह से ए बना, जिन जीन्स की वजह से बी बना, जिन जीन्स की वजह से ए बी बना, वो जीन्स कौन कौन से हैं, वो जीन्स देखते हैं। द ब्लड ग्रुप सिस्टम कंट्रोल्ड बाय जीन आर, तो सिंबल ऑफ जीन कैसा है, ए के लिए देखो एक आई कलर का, आई ए कलर का जीन होता है, एक आई बी जीन होता है और एक आई ओ जीन होता है ना। एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर इन जीन्स में कौन डोमिनेंट और कौन रिसेसिव होता है। तो जीन आई एंड आई ए एंड आई बी शो नो डोमिनेंस ओवर ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस नहीं दिखाते हैं। ये कैसे होते हैं, को डोमिनेंट होते हैं, दोनों की पावर एक जैसी होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंस आई ए की पावर आई बी के बराबर होती है, याद रखेंगे इस बात को। जीन आई ए एंड आई बी बोथ आर को डोमिनेंट ओवर जीन आई ओ, यानी आई जो है, आई ए और आई बी जो है, दोनों आपस में कैसे करेंगे, डोमिनेट करेंगे किस जीन के ऊपर, आई ओ जीन के ऊपर। क्लियर है, यानी आई ए और आई बी जीन की पावर ज्यादा होती है आई ओ जीन से, याद रखना ये बात। क्लियर है, चलिए, तो आई ओ जीन इज द रिसेसिव जीन ओवर आई ए एंड आई बी। तो अगर मैं बात करूं कौन डोमिनेंट जीन हुआ, तो आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट जीन हुए और आई ओ कैसा हो गया, रिसेसिव जीन हो गया, है ना। डोमिनेंट जीन यानी ये ऑर्डर्स को फॉलो करवाएगा, अगर डोमिनेंट जीन आ गया तो इसकी बात नहीं सुनी जाएगी, है ना, रिसेसिव जीन की बात नहीं सुनी जाएगी। आओ देखते हैं कि अब ब्लड ग्रुप बनता कैसे है, यहां से मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो हमारे पास कितने जीन्स हैं, एक आई ए जीन है, एक आई बी जीन है और एक आई ओ जीन है। ठीक है, तो जब फादर और मदर आपस में क्रॉस करेंगे, सपोज करो कि फादर के पास आई ए जीन है और मदर के पास भी आई ए जीन है, हम सारे पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। तो फादर के पास आई ए जीन है और एक मदर के पास आई ए जीन है। जब ये दोनों जीन आपस में कंबाइन हुए तो आई ए और आई ए आया किसके पास, चाइल्ड के अंदर। क्लियर है, तो जब आई ए जीन चाइल्ड में आया तो ए कैसा है, अब देखो इस यहां से डिपेंड करेगा कि कौन डोमिनेंट, जो डोमिनेंट जीन होगा वो ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो आई ए और आई बी, अभी हमने जाना कि आई ए और आई बी दोनों कैसे होते हैं, डोमिनेंट जीन होते हैं और आई ओ रिसेसिव जीन होता है। तो आई ए और आई ए मिलके ब्लड ग्रुप ए बना देंगे। क्लियर है, सपोज करो कि फादर के पास आई ए जीन है और मदर के पास आई बी जीन है, तो दोनों जीन आपस में कंबाइन हुए और आई ए और आई बी जीन बना। तो अब ए और बी तो दोनों ही कोडोमिनेंट है ना, दोनों ही सेम पावरफुल है, तो ए और बी दोनों जीन आ गए और बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा बन गया, ए बी बन गया। ठीक है, अब आई ए, सपोज करो फादर के पास आई ए जीन है और मदर के पास आई ओ जीन है, तो आई ए जीन और आई ओ जीन जब कंबाइन हो तो चाइल्ड के पास तो दोनों आएंगे ना, फादर से भी आएगा और मदर से भी आएगा। तो आई ए और आई ओ, तो ए देखो, ए जो है वो डोमिनेंट जीन है किसके ऊपर, अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि आई ओ इज रिसेसिव जीन ओवर आई ए एंड आई बी। आई ओ कैसा है, रिसेसिव जीन है, यानी इसकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आई ओ जीन कैसा है, रिसेसिव जीन है, यानी ए आएगा और सिर्फ ए यहां पर काम करेगा। सेम कहानी आई बी जीन की बात कर लेते हैं। आई बी जीन और आई बी जीन, सपोज करो फादर के पास भी आई बी जीन है और मदर के पास भी आई बी जीन वाला ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो आई बी और आई बी आए, दोनों आएंगे चाइल्ड के पास, तो जब दोनों ही बी वाले हैं, सेम है, तो बी ब्लड ग्रुप बन गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ मैं सॉल्व करूंगा। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले वीडियो को पॉज कर लिया आपने, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर आई बी है और यहाँ पर आई ए है, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो बच्चे के पास तो आई बी वाला जीन भी आएगा और आई ए वाला भी जीन आएगा। अब ध्यान दो, ए और बी दोनों कैसे जीन हैं, को डोमिनेंट जीन है, दोनों सेम पावर के हैं, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी। क्लियर है। अब आई बी और आई ओ, भाई फादर से आया आई बी जीन और इसके अंदर आया आई ओ जीन। क्लियर है, तो जब आई बी जीन और आई ओ जीन है, ओ कैसा जीन है, रिसेसिव जीन है, रिसेसिव जीन है तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। बी क्या करेगा, डोमिनेट कर देगा, तो इसके पास कैसा जीन बनेगा, ब्लड ग्रुप बनेगा, बी ब्लड ग्रुप बनेगा।
देखो यहाँ पर IO है और IO है, मदर से भी O आया और फादर से भी O आया। जब मदर से O आएगा और फादर से O आएगा तो कैसा जीन बनेगा? देखो यहाँ पर O कैसा जीन है? रिसेसिव जीन है, और रिसेसिव जीन तभी काम करेगा जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा बन जाएगा? O बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर IO है, फादर से कैसा आया? O जीन आया, और मदर से कैसा आया? A जीन आया। अब याद रखना, O कैसा जीन है? रिसेसिव जीन है, और A कैसा जीन है? डोमिनेंट जीन है। तो जब रिसेसिव जीन आएगा और डोमिनेंट जीन वहाँ पर दिख रहा है तो रिसेसिव जीन वहाँ पर अपना काम नहीं करेगा, डोमिनेंट जीन वो करने देगा, तो A ब्लड ग्रुप बन जाएगा। IO किससे आया? फादर से आया, और मदर से कैसा आया? IB जीन आया। ठीक है, तो कैसा जीन बनेगा? चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि O रिसेसिव जीन है और B डोमिनेंट जीन है, तो डोमिनेंट जीन की बात मानी जाएगी। आशा करता हूँ आपने मेरे सॉल्व करने से पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करेंगे। अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप A मैरीज विद वुमन हैविंग ब्लड ग्रुप O। एक मैन जो है जिसका ब्लड ग्रुप A है और एक वुमन है जिसके ब्लड ग्रुप O है, देन दे हैव अ चाइल्ड, और उनका एक चाइल्ड हुआ, तो व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आखिर इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन चाइल्ड। एनिमल्स हैव 2 टाइप ऑफ सेक्स, है ना, किसी भी एनिमल के पास, यानी जेंडर, 2 टाइप के जेंडर होते हैं। कैसा होता है? एक मेल जेंडर होता है और एक फीमेल जेंडर होता है। क्लियर है यहां तक? द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन, सेक्स मतलब जेंडर, है ना, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, जिस प्रोसेस से, अ प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। जिस प्रोसेस से किसी भी मेल का फीमेल होना या ह्यूमन का मेल होना या फीमेल होना डिपेंड करता है, उसको कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो मेल के पास देखो क्रोमोसोम्स, बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ये जस्ट अभी हमने पहले देखा कि क्रोमोसोम्स इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मेल क्रोमोसोम कैसा दिखता है? मेल के पास देखो एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। याद रखना, हम मेल उसी को कहेंगे जिसके पास एक्स क्रोमोसोम भी है और वाई क्रोमोसोम भी है। तो मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है। फीमेल को किसको कहेंगे? जिसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और कोई भी वाई क्रोमोसोम नहीं होता। तो 2 एक्स क्रोमोसोम एंड नो एक्स वाई क्रोमोसोम, तो जिसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे और कोई भी वाई क्रोमोसोम नहीं होगा उसको हम लोग फीमेल कहेंगे। जिसके पास एक एक्स क्रोमोसोम, इसके पास एक वाई क्रोमोसोम होगा उसको हम लोग मेल कहेंगे। चलिए प्रोसेस देखते हैं कैसा होता है प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड ऑन व्हाट हैपन्स एट फर्टिलाइजेशन। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या हो रहा है। इफ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, है ना, अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम ने फर्टिलाइज कर दिया किसके? फीमेल के एक्स क्रोमोसोम को, तो एक्स और एक्स मिलकर के जो चाइल्ड का क्रोमोसोम बनेगा वो एक्स एक्स क्रोमोसोम बनेगा, और एक्स एक्स क्रोमोसोम अगर हुआ तो लड़की कैसी होगी? फीमेल होगी। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑफस्प्रिंग का मेल होना या फीमेल होना मदर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मदर के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है ना। ऑफस्प्रिंग का मेल होना या फीमेल होना फादर पर डिपेंड करता है। अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम ने मेल के एक्स क्रोमोसोम को फर्टिलाइज, फीमेल के एक्स क्रोमोसोम को फर्टिलाइज किया, तो लड़की क्या बनेगी? जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसी बनेगी? फीमेल बनेगी। अगर मेल के वाई क्रोमोसोम ने फीमेल के एक्स क्रोमोसोम को फर्टिलाइज किया तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा बनेगा? बोलो कैसा बनेगा? बॉय बनेगा। वही लिखा है इस सेकंड में, इफ स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस एन ओवम विच कैरीज एक्स क्रोमोसोम देन द चाइल्ड बॉर्न विल बी मेल विद एक्स वाई क्रोमोसोम। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक बात आपने देखी होगी कि जो गांव देहात के लोग होते हैं जैसे, तो वो लोग, है ना, फीमेल फर्टिसाइड कर देते हैं, जैसे भ्रूण हत्या कर देते हैं। जैसे उन्हें पता लग जाता है कि जो इनके गर्भ में, जो प्रेग्नेंट औरत है उसके गर्भ में लड़की है, तो उसको मार देते हैं और उस लड़की को दोष ठहराते हैं कि तेरी वजह से लड़की जो है, तेरी वजह से सिर्फ लड़कियां हो रही हैं। लेकिन ये बात एक्चुअल में ट्रू नहीं है। ट्रू क्या है कि किसी भी ऑफस्प्रिंग का मेल होना और फीमेल होना डिपेंड करता है मेल के ऊपर, क्योंकि मेल का अगर एक्स क्रोमोसोम ने फर्टिलाइज किया फीमेल के एक्स क्रोमोसोम को तो लड़की होगी, और अगर मेल के वाई क्रोमोसोम ने
फीमेल के एक्स क्रोमोसोम को फर्टिलाइज किया तो वो कौन होगा, वो मेल होगा। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि किसी भी ऑफस्प्रिंग का मेल होना और फीमेल होना वो फादर पर डिपेंड करता है, ना कि मदर पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं वही, मदर का ओवम XX है, ठीक है, और फादर का स्पर्म X और Y है। अगर मदर का X और फादर का X मिला, जाइगोट कैसा बनेगा, गर्ल बनेगा। और अगर मदर का X और फादर के Y ने फर्टिलाइज किया तो जाइगोट कैसा बनेगा, बॉय बनेगा। याद रखना कि किसी भी ऑफस्प्रिंग का लड़का या लड़की होना के चांस कितने होते हैं, 50-50% चांस होते हैं। तो 50% चांस होता है, यानी 50% केसेस में हो सकता है कि लड़का हो जाए और 50% केसेस में हो सकता है कि वो फीमेल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करेंगे। देखिए, एक्वायर्ड शब्द जो है, एक्वायर्ड मतलब होता है जो हमने प्राप्त किया है, जो हमने कमाया है, जो हमने देखा है, जाना है, समझा है, वो सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, एक्वायर्ड में। और इनहेरिटेड शब्द का मतलब होता है विरासत में मिली हुई चीजें। इसके लिए तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये तुम्हें बस मिल गई है। ठीक है, तो देखो, दीज आर द ट्रेट विच आर डेवलप्ड इन ए इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशन। ये सारे के सारे ट्रेट्स जो हैं वो किसी भी स्पेशल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे मान लो कि भाई तुम्हें बंदूक चलाना आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारे घर में बंदूक रही होगी, तुम साइकिल चलाना जानते हो, तुम एयरप्लेन उड़ाना जानते हो, है ना। ये सारी की सारी चीजें क्या है, हम लोग एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, ये हम लोग अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं। जैसे आप लोग कोई लैंग्वेज सीखते हैं, किसी को इंग्लिश बोलनी आती है, किसी को स्पेनिश बोलनी आती है, किसी को फ्रेंच बोलनी आती है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं इस धरती पे, हम एक्वायर करते हैं। तो ये सारे के सारे कैसे ट्रेट्स हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है, दीज ट्रेट्स आर ट्रेट्स विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो ट्रेट्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर होते हैं उसको इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। ये जो चीजें हैं वो प्रोजेनी को ट्रांसफर नहीं हो। जैसे मान लो कि भाई तुम्हारे फादर प्रोफेसर हैं, है ना, फिलोसफी के प्रोफेसर हैं, उन्हें फिलोसफी की बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन उनके बच्चे में ये नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो एक्वायर्ड ट्रेड जो हम अपने लाइफ टाइम में चीजें सीख रहे होते हैं, वो एक्वायर करते हैं, वो हमारे प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होती हैं। और लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, दे कैन ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। एंड तीसरा, दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन। ये जो एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं ये इवोल्यूशन में काम नहीं करते हैं। और इनहेरिटेड ट्रेड्स दे आर हेल्पफुल इन इवोल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है एक्वायर्ड ट्रेड्स का, साइकिलिंग हो गया, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना, क्या बोलते हैं, प्लेन उड़ाना हो गया, है ना, ये सारी सारी चीजें, किताब पढ़ना हो गया, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज हो गया, ये सारी के सारे क्या हो गया, एक्वायर्ड ट्रेड्स के एग्जांपल्स हैं। और इनहेरिटेड ट्रेड्स में वही, हेयर कलर आपको आपके पेरेंट्स से मिलेगा, आई कलर आपको आपके पेरेंट्स से मिलेगा, हाइट आपको आपके पेरेंट्स से मिलेगा, और कॉम्प्लेक्शंस यानी स्किन कलर डार्क होगा, लाइट होगा, मीडियम शेड होगा, ये सारी की सारी चीजें आपके पेरेंट्स पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, क्लियर आई हैं, तो बताइएगा कैसा रहा।